टॉपिक है कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्डियक साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन कार्डियक साइकिल समझने के बाद वी विल मूव टू ईसीजी। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल से। तो कार्डियक साइकिल होता क्या है? अगर हम इसको सबसे इजी डेफिनेशन में समझें तो कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। जैसे हमारा हार्ट कंटिन्यूस बीट करता रहता है, ठीक है, लब डब ये साउंड्स प्रोड्यूस करता है। आज हम समझेंगे कि वो एक लब डब मीन्स एक हार्ट बीट में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। उन इवेंट्स को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि कार्डियक साइकिल में दो फैंसी टर्म्स यूज़ करते हैं और वो कौन सी टर्म है? सिस्टोल एंड डायस्टोल। Systole is for contraction and diastole is for relaxation. तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कार्डियक साइकिल को। तो वो क्या बनेगी? कॉन्ट्रैक्शन which means systole and relaxation which means diastole of heart muscles, या फिर हम लिख सकते हैं कार्डियक मसल्स in one beat is called cardiac cycle. कार्डियक साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इवेंट्स है उनका एक सीक्वेंस है, प्रॉपर उनका एक साइकिल है और वो इवेंट्स हम सारे अभी पढ़ने वाले हैं। इवेंट्स को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि हार्ट के कौन से चैम्बर्स हैं जो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी पोजीशन कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जनरल हार्ट का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो आप सब लोगों को पता है कि वो कैसा है, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें जो सबसे बड़े चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो सबसे जो बड़े चैम्बर्स हैं वो हम बनाएंगे, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अभी जब भी आप बायो में कोई डायग्राम बनाओगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम खुद के हार्ट का डायग्राम नहीं, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस उसका कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट होगी। मीन्स जो हमारी राइट साइड है वो डायग्राम में कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड। और जो लेफ्ट साइड है वो कौन सी साइड होगी? राइट साइड। तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स में L एंड R लिख लेंगे। तो जो बड़े चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स हमने बना लिया, तो दिस विल बी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस विल बी राइट वेंट्रिकल। जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो थिक वॉल्ड होते हैं। तो हम बनाएंगे थिक वॉल उसकी सराउंडिंग में। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे ज़्यादा थिक वॉल्ड है क्योंकि वहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, और राइट वेंट्रिकल भी थिक वॉल्ड है लेकिन लेस एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हमारे हार्ट में कुछ ऐसे गेट्स होते हैं,
उनका नाम होता है वॉल्स, और उन वॉल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो हम अब वॉल्स को बनाएंगे डायग्राम में। ये हो गए हमारे वॉल्स। और इन वॉल से फिर बड़ी बड़ी वेसल्स निकलेंगी। ये मैं अभी आपको लेबल करके बताऊंगी कि ये वेसल्स का नेम क्या है। अभी हमने बड़े चैम्बर्स तो बना लिए हार्ट के, लेकिन वी नो हार्ट इज अ 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। तो छोटे चैम्बर्स जो रिसीव करते हैं ब्लड को, उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रिया। तो वो हम ऊपर बना देंगे। वो इतना थिक वॉल नहीं होता, तो उनका वॉल थोड़ा सा कम होगा। तो अभी जहाँ से हमारे एट्रिया में रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ ब्लड है ना, तो जहाँ से ब्लड आ रहा है, अब वो वाली पाइप से भी बनाते हैं, वो वाले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा ब्लड आता है एक वेन के थ्रू, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब साथ साथ आप लेबल करेंगे। ये कहाँ से कहाँ ब्लड ला रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। और ये वाला है हमारा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ से आ रहा है? वेना कावा के थ्रू। वेना कावा को फर्दर हम लिखते हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लाएगी, और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगी। और उसके बाद जो ये बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, इनका क्या नेम है? ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज आयोटा। उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, जो बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं। जो हमारा हार्ट का ये वाला पार्ट है, दिस, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और जो ये पॉइंटेड एंड है, दिस इज एपेक्स। और जो राइट और लेफ्ट ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है, उस स्पेस को हम बोलते हैं, एक मस्कुलर वॉल होती है, थिन मस्कुलर वॉल होती है, उसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। कैसी वॉल है? थिन है और मस्कुलर है। उसके बाद जो स्पेस तो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये थिक वॉल्ड होता है। और जो हमारे दो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जहां पर हमारे गेट्स एसोसिएटेड होते हैं, हमारे वॉल्स एसोसिएटेड हैं, जो क्या ब्लड फ्लो के लिए ज़रूरी होते हैं। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा है, इसे हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व या फिर बायकस्पिड वॉल्व। बायकस्पिड वॉल्व का पुराना नेम ही मिट्रल वॉल्व है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका नाम बायकस्पिड वॉल्व इसलिए है क्योंकि इसके पास
दो कस्प हैं इस वॉल के पास, 1 and 2, ये ऐसे ओपन होगा। और जो हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके पास 3 कस्प्स हैं। ये हमने समझ लिया बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड इन्हें क्यों बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको हम ध्यान से देखेंगे कि हार्ट में कहाँ से ब्लड आ रहा है और फिर कहाँ से जाएगा। सबसे पहले ब्लड फ्लो हम साथ साथ लिखते हैं, उससे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में दोनों साइड पे अलग अलग ब्लड फ्लो है। जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जो हमारी राइट साइड है यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से आ रहा है, यहाँ से ब्लड आएगा। और कौन सा ब्लड आएगा? दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पर कैसा ब्लड है? वहाँ पर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में अपना पाथवे चलेगा और राइट साइड में अपना पाथवे चलेगा। सबसे पहले पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आएगी लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से वॉल से होता हुआ जो हमारा मिट्रल वॉल्व है वहाँ से ब्लड होता हुआ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बड़ी वेसल में जिसका नाम क्या है? आयोटा, वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगी। आयोटा से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। और राइट साइड क्या करेगी? राइट साइड में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा और वहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वॉल से होता हुआ कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और जो दो बड़े बड़े वॉल्स हमारी बड़ी बड़ी वेसल्स में हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सेमील्यूनर वॉल। जो वॉल्व हमारा पल्मोनरी में होगा दैट विल बी पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। और जो हमारा आयोटा में सेमील्यूनर वॉल्व है दैट इज आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। अभी हम फटाफट ब्लड पाथवे मैंने आपको जनरल बता दिया है, अभी हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ब्लड राइट एंड लेफ्ट में दोनों तरफ फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हम राइट साइड का पाथवे लिखते हैं और फिर हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पाथवे। राइट साइड में ब्लड आ रहा है वेना कावा के थ्रू, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आएगा रिसीविंग चैम्बर में, दैट इज राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा कहाँ से पास होता हुआ? ट्राइकस्पिड वॉल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। एक मैं आपको और टिप बता दूं कि आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करता है बच्चों में। ये बहुत बार PYQ का भी क्वेश्चन है कि जो ट्राइकस्पिड है वहाँ पर भी RI वर्ड आता है और राइट में भी RI अल्फ़ाबेट्स एक साथ आते हैं। तो आपने याद रखना है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व इज बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा ब्लड कहाँ पर? लंग्स में।
लेफ्ट साइड के पाथवे में क्या है? पल्मोनरी वेन लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहां से जाएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ बाइकस्पिड वॉल्व। अब आप लोगों को पता है कि बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। वहां से होता हुआ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन इट विल गो टू आयोटा, और आयोटा पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जाएगी। ये है हमारा सिंपल फ्लो ऑफ ब्लड का पाथवे, जो राइट साइड में अलग चल रहा है और लेफ्ट साइड में अलग चल रहा है। राइट साइड में मैं ब्लू से हाईलाइट करती हूँ, इट इज़ फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड को रेड से, विच मीन्स इट इज़ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आगे चलते हैं, अब हमने पाथवे भी समझ लिया है, फिर हम सोचेंगे और समझेंगे कि अभी ब्लड का पाथवे भी हो रहा है, लेकिन हमारा हार्ट कंटिन्यूस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के लिए उसको कहीं से सिग्नल भी आएगा। तो सिग्नल कहाँ से आ रहा है उसको डिटेल में समझने के लिए वी विल बी स्टडिंग द टॉपिक कंडक्शन ऑफ हार्ट। हेडिंग लिखेंगे आप, कंडक्शन ऑफ हार्ट। कंडक्शन ऑफ हार्ट में हम देखेंगे कि कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब सिग्नल आ रहा है कि अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। वही कुछ कार्डियक मसल्स मॉडिफाई होते हैं और वो बनाते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू हार्ट में बहुत सारी जगह पर लोकेटेड होता है और ये स्टिमुलस देता है डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट को कंडक्शन के लिए। अभी हम हार्ट का बिल्कुल एक रफ डायग्राम बनाएंगे इसको समझने के लिए। हमें पता है कि ऊपर वाले रिसीविंग चैम्बर्स क्या हैं? एट्रिया। नीचे वाले वेंट्रिकल्स, फिर से दूसरी साइड एट्रिया और वेंट्रिकल। बिल्कुल जनरलाइज सा डायग्राम बना रही हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास जो नोडल टिश्यू है, जो सबसे ज़्यादा इम्पल्सिस जनरेट करता है, सिग्नल्स जनरेट करता है, वो है साइनोएट्रियल नोड। इसका नाम है एसए नोड। ये इम्पल्सेस इनिशिएट करता है और हार्ट को रिदमिकली ये स्टेबलाइज करता है और उसके बाद ये सिग्नल देता है एवी नोड को। इनकी मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में लोकेशंस और इनके फंक्शंस, फीचर्स सब कुछ लिखवाऊंगी। ये है एवी नोड जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके बाद सिग्नल यहां से पास होता हुआ जाएगा एवी बंडल के पास, जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। यहां से फिर सिग्नल राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में चला जाएगा और फिर जब ये ब्रांचेस वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाएंगी तो इनके पास स्मॉल ब्रांचेस आ जाएंगी और वो स्मॉल ब्रांचेस क्या हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। इस साइड पे भी बिल्कुल सेम होगा। तो अभी आपको लोकेशन पता चल गई है कि कहाँ पर है, कि जो हमारे एसए नोड, एवी नोड है वो कहाँ पर हैं? राइट एट्रिया में है और धीरे धीरे कंडक्शन नीचे नीचे पास होती गई और हमें पता है एसए नोड टू एवी नोड,
एवी नोड से फिर गया एवी बंडल और फिर परकिंजे फाइबर्स। तो एक टेबल बनाएंगे आप मेरे साथ साथ और ये सारा लिखेंगे पाथवे। सबसे पहले हम लिखेंगे नोडल टिश्यू का नेम, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू से पहले हम एक देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सिग्नल गया। वो हमारा सिग्नल है, सबसे पहले कहाँ पर आया था, ऐसे नोड के पास। ऐसे नोड से हमारा सिग्नल गया एवी नोड के पास। एवी नोड से हमारा सिग्नल आया एवी बंडल के पास। एवी बंडल से फिर सिग्नल होता हुआ ब्रांचेस से गया परकिंजे फाइबर्स के पास। नोडल टिश्यू के बाद अब हमने पाथवे पढ़ लिया, अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे। डायग्राम में मैंने आपको बताया जो ऐसे नोड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। RA इज फॉर राइट एट्रियम। और एवी नोड भी राइट एट्रियम में ही है, लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ पर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। जो एवी बंडल है वो कहाँ पर है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। और परकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। अब जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमें ऐसे नोड का इम्पल्स पर मिनट बताती है कि वो 1 मिनट में कितने सिग्नल ला रहा है, ऐसे नोड। और वो सबसे हाईएस्ट सिग्नल्स लाता है क्योंकि इसे हम बोलते हैं पेस मेकर। ये इनिशिएट करता है इम्पल्स को और 1 मिनट में 70 to 75 इम्पल्सेस पर मिनट जनरेट करता है, जो क्या है, हाईएस्ट है। ये एनसीईआरटी मेंशन करती है, इसलिए आप इसको स्टार लगाएंगे। जो हमारे बाकी के नोडल टिश्यूज़ हैं उनका इम्पल्स पर मिनट आपको लर्न करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ कि आपको पता हो, ये आप नोट कर सकते हैं, पर इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लिखेंगे फीचर्स। तो आप हेडिंग लिखेंगे फीचर्स का। जो हमारा ऐसे नोड है मैंने आपको बताया इट इज़ नोन एज पेस मेकर, क्योंकि ये इम्पल्स को इनिशिएट करता है। साथ के साथ ऐसे नोड इज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड सिग्नल टू बोथ एट्रिया। ये बात आप याद रखेंगे, कार्डियक साइकिल में ये बात आएगी कि एस एट्रिया को सिग्नल ऐसे नोड दे रहा है। एवी नोड को फिर जब आगे फर्दर इम्पल्स चला जाता है तो वो इसका पेस सेट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेस सेटर। और फिर एवी बंडल है, वो क्या है, एक ऐसा इकलौता साइट है जहां से इम्पल्स एट्रिया टू वेंट्रिकल जाता है। जो हमारा एवी बंडल है यही एक इकलौता साइट क्यों है, क्योंकि जो हमारा रेस्ट ऑफ दी हमारा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स हैं वो फाइब्रस टिश्यू से बने हुए हैं, और फाइब्रस टिश्यू से फिर इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो पाता। तो एवी बंडल इज़ द ओनली साइट जो सिग्नल को कंडक्ट करेगा टू द लेटरल पार्ट्स पे, हमारे जो ब्रांचेज हैं। और परकिंजे फाइबर्स का फीचर क्या है,
ये क्या करेगा, फास्टेस्ट कंडक्शन करेगा। अभी हमने नोडल टिश्यू का कंडक्शन पाथवे भी समझ लिया। अभी हमें हार्ट के स्ट्रक्चर, चैम्बर, सब कुछ ध्यान से पता है, हमें पूरी नॉलेज है उनकी। तो अब हम इवेंट्स को समझ सकते हैं जो क्या कार्डियक साइकिल में होता है। यहाँ से आपको जो बात याद रखनी है कि जैसे एसए नोड है वो 70 to 75 इम्पल्सेस पर मिनट देता है, इसलिए जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में ऑन एन एवरेज कितनी बीट्स प्रोड्यूस करेगा, 72 बीट्स प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम हेडिंग लिखेंगे फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। हम इसमें 3 फेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास कितनी बीट्स हैं, 72 बीट्स हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 72 बीट्स। तो एक बीट कितना टाइम लेगी, इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 70 डिवाइडेड बाई 62 इज इक्वल टू 1 बीट। सो हमारी 1 बीट इज इक्वल टू कितना टाइम ले रही है, 0.8 सेकेंड्स। अभी इसी 0.8 सेकेंड्स में हमारे 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल चलेंगे। 3 फेजेस में हम देख लेते हैं कि उन 3 फेजेस का नेम क्या है। तो हम एक सर्कुलर डायग्राम बनाते हैं और इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। एक पार्ट जो सबसे बड़ा है, इट विल टेक 0.4 सेकेंड्स और इस फेज का नाम है जॉइंट डायास्टोल। अभी आपको सिस्टोल एंड डायास्टोल का मीनिंग अच्छे से क्लियर है। डायास्टोल मीन्स रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। जो सबसे छोटा फेज है वो है 0.1 सेकेंड्स का और उसका नेम है एट्रियल सिस्टोल। और जो इन दोनों का एक बचा हुआ थर्ड फेज है वो कितने टाइम का है, 0.3 सेकेंड्स का और उसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर सारे के सारे हार्ट के चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स क्या हैं, रेस्ट पर हैं। एट्रियल सिस्टोल मीन्स यहाँ पर बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में बोथ द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट। तो अभी हमने ये भी देख लिया कौन सा फेज कितने टाइम का है। तो अभी हम इसको एक साइकिल का प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हैं कि जॉइंट डायस्टोल में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, एट्रियल सिस्टोल में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे कार्डियक साइकिल और कितने टाइम का है, 0.8 सेकेंड्स का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट डायस्टोल से। जब हमारे सारे चैम्बर्स कैसे हैं, रिलैक्स स्टेट में हैं। ये वही 0.4 सेकेंड वाला फेज है। तो अभी हमें पता है कि सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है। फर्स्ट इवेंट, 4 चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट। इनके मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स साथ के साथ लिखूंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा एट्रिया है, जो हमारे ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स हैं, उनकी फिलिंग चल रही है जॉइंट डायस्टोल में। एट्रिया फिलिंग। आपको पता है कि जो वेना कावा है
वो क्या फिल करती है? राइट साइड ऑफ एट्रिया, मीन्स राइट एट्रियम को फिल करती है वेना कावा। और जो पल्मोनरी वेन है वो क्या फिल करेगी? लेफ्ट एट्रियम। अब उसके बाद जब एट्रिया फिल हो गए हैं तो अभी जॉइंट डायस्टोल में जो हमारे एवी वॉल्स हैं वो कैसे हैं? ओपन हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, क्या हैं? ओपन हैं। तो जो ब्लड है वो धीरे धीरे एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है और फिर इवेंट क्या होगा? वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या होगा कि ब्लड फ्रॉम एट्रिया मूव्स टू वेंट्रिकुलर, और ये कैसी फिलिंग है? पैसिव फिलिंग है। कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, बस एट्रिया से ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल्स में। पैसिव फिलिंग है। और नियरली 70% वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, मीन्स नियरली 105 ml वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये बात और याद रखनी है कि जब एट्रिया का फिलिंग होके वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तो जब एट्रिया की फिलिंग अब बंद हो गई है तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया है, तो हमारे पल्मोनरी वेन और जो हमारे वेना कावा है वहाँ पर ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो, तो उनकी ओपनिंग्स ही कुछ इस तरीके से होती हैं कि जैसे पल्मोनरी वॉल है उसकी ओपनिंग ऑब्लिक है, ब्लड आने के बाद ब्लड बैक फ्लो नहीं कर सकता। फिर है 70% फिलिंग हो गई। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे नोड से इम्पल्स आता है। ऐसे नोड अब इम्पल्स लेके आया और आपको पता है वो इम्पल्स पहुंचता है, इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग AP, और वो पहुंचेगा कहाँ पर? एट्रिया के पास। अब ये सारे इवेंट्स हमारे जॉइंट डायस्टोल में हो चुके हैं। अब जब एट्रिया के पास इम्पल्स आएगा तो क्या होगा? सेकंड हमारा फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसका क्या नेम मैंने आपको बताया था? दैट इज एट्रियल सिस्टोल। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूं बच्चे। एट्रियल सिस्टोल, ये भी हमें पता है ये कितने टाइम का है? 0.1 सेकेंड का। इसमें क्या होगा? स्टिमुलस साइमल्टेनियस स्टिमुलस कंट्रैक्शन ऑफ both the atria। अब इसमें एट्रिया क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। साथ के साथ आपको मैंने वेंट्रिकल्स का तो कुछ नहीं बताया, मीन्स क्या? वेंट्रिकल्स अब कहाँ कैसी फेज में है? रिलैक्सिंग फेज में है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 30% वेंट्रिकल्स की बची हुई फिलिंग हो जाएगी। नियरली 25 ml। और ये कैसी फिलिंग होती है? एक्टिव फिलिंग, क्योंकि इम्पल्स आया है, एनर्जी यूटिलाइज हुई, तो दिस इज एक्टिव फिलिंग। अब डायस्टोल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मीन्स एंड में वेंट्रिकल के पास अभी कितना हो गया टोटल, उसको हम बोलते हैं EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्योंकि अभी वेंट्रिकल्स ने तो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है ना, तो डायस्टोल उसके पास कितना वॉल्यूम हो गया? 105 प्लस
25 ml, दैट इज 130 ml EDV। ये लेटर ऑन हमें काम आएगा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, 130 ml। जब एट्रियल सिस्टोल हो गया उसके बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल के बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले हमें वेंट्रिकल्स तक क्या पहुंचाना है, सिग्नल पहुंचाना है। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के लिए सिग्नल, फिर हमें पता है पाथवे कहाँ से गया, अभी एट्रिया के तो एसए नोड से आया है, एसए नोड से फिर होता हुआ कहाँ पर जाएगा, एवी नोड पर, एवी नोड के पास, एवी नोड से एवी बंडल, और एवी बंडल से देन जाएगा परकिंजे फाइबर्स के पास। परकिंजे फाइबर्स के पास जब ये स्टिमुलस जाएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। परकिंजे फाइबर्स के बाद सिग्नल जाने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे हम समझते हैं एक छोटी सी डायग्राम से, अभी जो प्रेशर है वेंट्रिकल में वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 20 था, फिर 30 होगा, ऐसे धीरे धीरे वेंट्रिकल में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेंट्रिकुलर प्रेशर जब एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, जो हमारा एवी वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और तब हमारे हार्ट की पहली साउंड आएगी, दैट इज, डिफरेंट कलर से लिखेंगे, दैट इज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हार्ट साउंड, उसका नाम क्या है, लब। अभी हमने लब को प्रोड्यूस कर लिया। अभी सेकंड हमने पढ़ा हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में 2 साउंड्स है, लब एंड डब। अब लब पढ़ लिया, इसके बाद हम डब भी प्रोड्यूस करवाएंगे, उसको समझेंगे कि डब कैसे प्रोड्यूस हुआ। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी ये हमेशा वॉल्व के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होगी। आपको क्वेश्चंस में बहुत बार देखने को मिलेगा that lub is produced by opening of AV valve, तो that statement is totally wrong। और ये कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। ये आप साइड में लिख लीजिए, ये अभी हम सब कुछ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में पढ़ रहे हैं, और वो कितने टाइम का मैंने आपको बताया था, 0.3 सेकेंड्स का वो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद क्या है, जब एवी वॉल्व क्लोज हो गया, अभी जो हमारा वेंट्रिकल है इसको आप समझेंगे, अब ये वॉल्व क्लोज हो गया है, अभी जो हमारा वेंट्रिकल है दैट इज एक्टिंग एज अ क्लोज चैम्बर, क्योंकि जो हमारी बड़ी यहाँ पर आयोटा है, लेफ्ट साइड में समझ लेते हैं, जो आयोटा है उसका भी सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या है, अभी क्लोज है। एवी वॉल्व भी क्लोज है और क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व भी क्लोज है। ये वाला वॉल्व भी क्लोज है और ये वाला वॉल्व भी क्लोज है। तो क्या है कि जो वेंट्रिकल है दैट इज एक्टिंग एज अ क्लोज चैम्बर। एवी वॉल्व क्लोज है और साथ के साथ हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व ऑल्सो क्लोज। सो जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं they are acting as closed chamber।
और जब वो एक क्लोज चैम्बर की तरह एक्ट करेंगे तो कौन सी कॉन्ट्रैक्शन होगी? दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मीन्स सेम और वॉल्यूम मीन्स आइसोवॉल्यूमेट्रिक मीन्स कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इज कंटिन्यूइंग, कॉन्ट्रैक्शन चलती जा रही है। वॉल्यूम कैसा है? सेम है और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं। उसके बाद जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्रेशर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब हमारे वेंट्रिकल में ऐसे जब ये प्रेशर बढ़ रहा था, जब ये अप टू 80 बढ़ जाएगा, 80 से जब ये जस्ट 81 होगा, हमारे आयोटा में 80 mmHg का प्रेशर होता है, जब हमारे वेंट्रिकल में जस्ट 80 से 81 का भी प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जब सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड है, हमें ब्लड पाथवे पता है अच्छे से, सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो गया तो क्या हो गया? ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल्स। कितना ब्लड? 70 ml, 130 हमारे पास टोटल है, उसमें से 70 ml वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा? टू आयोटा एंड आयोटा लेफ्ट साइड में एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट साइड में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आएगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जैसे 70 ml तो चला गया बड़ी वेसल्स में, तो जो ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल में बचा, सिस्टोल, वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद बचा, वो कितना होगा? टोटल 130 माइनस 70 दैट इज 60 ml, और ये नेक्स्ट साइकिल का पार्ट बन जाएगा। जब ये अभी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल से ब्लड निकल गया, तो उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल क्या करते हैं? रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब इतना ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है कि जो हमारे वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो एट्रियल प्रेशर से भी कम हो जाता है, और तब क्या होता है? सेमी ल्यूनर वॉल्व शट होते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक के दौरान सेमी ल्यूनर वॉल्व शट होते हैं ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, कि जो हमारा आयोटा है, जो हमारी ग्रेट वेन्स हैं, जो हमारी ग्रेट वेसल्स हैं, आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, उनसे बैकफ्लो ब्लड ना आए, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स का चलता रहता है, क्योंकि देन ऑल्सो वेंट्रिकल इज एक्टिंग एज अ क्लोज चैम्बर, क्योंकि सेमील्यूनर वॉल्व शट हो चुके हैं और एवी वॉल्व अभी ओपन नहीं हुआ। और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व शट करते हैं, जब क्लोज होते हैं, तब आपको याद रखना है कि हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे ये सेकंड हार्ट साउंड, और वो कौन सी है? डब। अभी हमने पूरा एक हार्ट बीट देख लिया, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए। जब हमने लब से लेके डब तक का सफ़र देख लिया तो फिर से क्या हो जाएगा? सारे चैम्बर्स रिलैक्स में आ जाएंगे और जॉइंट डायस्टोल चलता रहेगा। जॉइंट डायस्टोल फिर से हमारा 0.4 सेकेंड्स का है, और फिर से ये साइकिल क्या करेगा? कंटिन्यू करता रहेगा। ये हमारा पूरा कार्डियक साइकिल है।
ये आपने ऐसे ही नोटबुक में नीट एंड क्लीन बनाना है। फिर उसके बाद जब हमने ये कार्डियक साइकिल को समझ लिया, इसमें चेंजेस समझ लिए, तो उसके बाद अभी हम हार्ट के जो साउंड्स थे, हार्ट में जो हमने साउंड्स पढ़े हैं, लब पढ़ा है, डब पढ़ा है, उनके बारे में थोड़े से जनरल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लिखेंगे। हार्ट की हमने 2 साउंड्स पढ़ी हैं। हमारी एनसीईआरटी इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस भी लिखती है कि दे हैव क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 हार्ट साउंड्स कौन कौन सी? लब एंड डब। जो हमारी लब है ये क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड। और डब क्या है? सेकंड हार्ट साउंड। और जो हमारी लब होती है ये कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व। एवी वॉल्व में हमने क्या पढ़ा था? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और ये कब प्रोड्यूस हो रही थी? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब भी हमारा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल बिगिन होने वाला था, उससे पहले हमारी ये वॉल्व शट हो जाती हैं और फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस करती हैं लब। वैसे ही जो हमारी सेकंड हार्ट साउंड थी ये कब प्रोड्यूस हो रही थी? ये प्रोड्यूस हो रही थी क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स, प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे तब ये साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। और जो एल फॉर लब, और आपने याद रखना है जो लब है वो लो पिच्ड साउंड है और लॉन्ग ड्यूरेशन की साउंड है। फिर हमें डब तो याद रह ही जाएगा, लो का ऑपोजिट हाई पिच्ड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। और मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी, इम्पोर्टेंस ऑफ 2 साउंड्स क्लिनिकली डायग्नोसिस में ये हेल्प करते हैं। फिर हमने उसके बाद एक और चीज़ को समझना है, 2 कंसेप्ट को समझेंगे, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम का। हमें जो पता है कि हमारे वेंट्रिकल्स, हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले आप, कार्डियक आउटपुट। आपको पता है कि जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो उसने कितना ml ब्लड उसमें आयोटा में भेजा या पल्मोनरी आर्टरी में भेजा? दैट इज 70 ml। और वो जो ब्लड इजेक्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल पर मिनट। पर साइकिल पर कार्डियक साइकिल कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है वेंट्रिकल के थ्रू? दैट इज 70 ml।
और आपको हार्ट रेट तो पता ही है, पर मिनट कितना होता है 72। जब अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5040 ml। और यहाँ पर आपको ये भी बात याद रखनी है कि कार्डियक जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम की जगह हमारा आ सकता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो हमारा डायस्टोलिक वॉल्यूम था, मतलब कि वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स स्टेट में थे उनके पास कितना ब्लड था 130। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उनके पास कितना ब्लड बचा 60। तो आप यहाँ से भी स्ट्रोक वॉल्यूम की जगह अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम लिखा है तो आपने स्ट्रोक वॉल्यूम की जगह ये वाला फॉर्मूला लिखना है और वहाँ से भी आंसर आएगा 70 ml। और आपने एक बात और याद रखनी है कि जो हमारे कार्डियक आउटपुट है, इसको आप स्टार लगा के लिखेंगे, कार्डियक आउटपुट कैन बी चेंज्ड। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है कि उसका 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट की जगह 25 लीटर पर मिनट भी उसका ब्लड उसका कार्डियक आउटपुट आ सकता है। इसको आप लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट goes up to 5 times, means from 5 liter per minute to 25 लीटर पर मिनट। इसका प्राइमरी रीज़न क्या होता है? आप हेडिंग लिखेंगे बच्चे, इसको ब्रैकेट में लिख दें इसका प्राइमरी रीज़न, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये चीज़ हो क्यों रही है। ये जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड हमारा स्केलेटल मसल्स की तरफ फ्लो करता है और उससे क्या होता है, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। ब्लड फ्लो इंक्रीजेस टू स्केलेटल मसल और उससे हमारा क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 की जगह कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट एक वेरिएबल नंबर तक ये बढ़ सकता है, वेरिएबल है। कार्डियक आउटपुट एक सिमिलर स्टेगनेंट नंबर 5 लीटर्स नहीं है, इट कैन इंक्रीज मोर देन दैट। उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक समझेंगे ईसीजी। यहाँ पर हमने कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम सब कुछ समझ लिया है। इसी से मिलता जुलता हमारा टॉपिक है, दैट इज ईसीजी। ईसीजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ये ईसीजी का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था इथोवन। इथोवन। और आपको एक क्यूरियस सी चीज़ नहीं लगी कि मैम जो ईसीजी होता है कि वो तो एक बड़ा सारा ग्राफ होता है, अगर वो बड़ा सारा ग्राफ होता है तो ईसीजी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्यों लिख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्यों नहीं लिख रहे? तो आपने ये दोनों डेफिनेशंस ध्यान से लिखनी है। इसको आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे कि आपको याद रहे। वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम बोल रहे हैं ईसीजी, और अदर टर्म इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोनों को मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी और आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा।
जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of electrical activity of heart during the cardiac cycle. ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये क्या है? मशीन यूज टू ऑब्टेन अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। और एक टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और जो भी हम मशीन से टेक्निक्स यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मशीन यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड टेक्निक यूज्ड is called electrocardiography। फिर हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी का डायग्राम बनाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं, जो हम इस डायग्राम को बनाने वाले हैं वो क्या है? एक स्टैंडर्ड ईसीजी है। स्टैंडर्ड ईसीजी का क्या मतलब है कि इसमें जो पेशेंट है उसमें हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लेते हैं। पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन with 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। और वो कहाँ कहाँ पर लगती हैं वो वाली लीड्स? 1 to each wrist and 1 to left ankle। दोनों रिस्ट पे एक एक इलेक्ट्रोड लग गया और साथ में एक इलेक्ट्रोड लग जाता है लेफ्ट एंकल पे। ये हो गया हमारे, ये जनरल ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी में इतने इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, लेकिन बहुत सारी और भी ईसीजीज आती हैं स्टैंडर्ड के अलावा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स ज़्यादा लगते हैं। ये आप लेटर ऑन अपनी एमबीबीएस में स्टडी करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये है पी वेव और ये वाली वेव है QRS, और ये वाली वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? T, और फिर से क्या है? ईसीजी का साइकिल पी वेव स्टार्ट हो गई। ये 1 कार्डियक साइकिल में 1 बीट की बात कर रहे हैं, 1 बीट की रिप्रेजेंटेशन है ये क्या डायग्राम बनाया हमने? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऊपर लिखते हैं हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी। जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डिफरेंट कलर से हम लिखेंगे। पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वाली टर्म्स आप नर्वस सिस्टम वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन डीपोलराइजेशन का मतलब जब इम्पल्स आ रहा है,
ठीक है, इम्पल्स आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और उसके बाद डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, सिस्टोल ऑफ एट्रिया। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, तो आपने याद रखना है पी वेव रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और उसके बाद क्या होगा, सिस्टोल ऑफ एट्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब, ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि जब P से Q जा रहा है सिग्नल, तो बीच में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। AV नोड डिले बोलते हैं इसको, जो ये बीच वाला P और Q के बीच में डिफरेंस है। AV नोड डिले का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल है, टाइम टेकन बाय impulse to reach atria to ventricle by AV node। जो हमारा ये डिले इस वजह से आ रहा है क्योंकि कुछ टाइम लगता है इम्पल्स को एट्रिया टू वेंट्रिकल पहुंचने में AV नोड के थ्रू। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स आता है, ये बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स आता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स अभी एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो गया, तो QRS कॉम्प्लेक्स हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आपको ये पॉइंट याद रखना है, बिगिंस shortly after Q wave, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे जो एट्रिया हैं वो रिलैक्स भी कर रहे होंगे, और फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर आता है एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, P से स्टार्ट हुआ, QRS के बाद एंड तक जाएगा T तक। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा Q से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो जब T तक खत्म होता है ना, एंड ऑफ T वेव तक हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है। तो T वेव जो हमारा इसके बीच में ST सेगमेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, या आपने लिखना है सस्टेन्ड डीपोलराइजेशन स्टेट। मीनिंग कॉन्ट्रैक्शन इज मेंटेन्ड। अभी हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही हैं, ST सेगमेंट में, और फिर हमारी आती है एंड ऑफ टी वेव। एंड ऑफ टी वेव है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। विच मीन्स जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, डायास्टोल स्टार्ट हो जाएगा, लीड्स टू डायास्टोल। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं, ST सेगमेंट मीन्स सस्टेन्ड डीपोलराइजेशन, और QRS कॉम्प्लेक्स मीन्स यहाँ पर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा पहले, और फिर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक बात आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ QRS complex is equal to number of
हार्ट बीट्स। अभी इस ईसीजी में हमारे पास एक ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो एक ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हम सिर्फ एक ही हार्ट बीट की बात कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ हार्ट बीट्स होगा। फिर आप एक पॉइंट और लिखेंगे, इसकी क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मीन्स एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज आया मीन्स क्या है, डिसीज्ड कंडीशन। जैसे वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए, जैसे कि अगर तो बिल्कुल जो हमारा एवी बंडल है, ठीक है, वहाँ पर इम्पल्स बहुत स्लो हो जाता है। अगर एवी बंडल मतलब एवी बंडल में इम्पल्स 15 to 25 टाइम्स रहता है, ऐसे नोड हमारा 72 टाइम्स इम्पल्स जनरेट करता है। मीन्स 3:1 में चला जाए जब ये इम्पल्स जनरेशन, तो क्या होता है, स्टोक एडम सिंड्रोम हो जाता है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये मैं आपको बता रही हूँ, मतलब डिजीज कंडीशन का ईसीजी आपको बता रही हूँ, उसमें ऐसे ईसीजी हो जाता है। ये आपको याद नहीं करना, बस आपको जनरलाइज्ड समझना है कि हमारी डिसीज्ड ईसीजी नॉर्मल ईसीजी से कैसे डिफर करती है। ठीक है, इसमें क्या है, पी वेव की 3 टाइम फॉर्मेशन हो रही है। और ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज स्टोक एडम सिंड्रोम। उसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बिल्कुल टी वेव फ्लैट हो जाती है, ठीक है, वो भी हार्ट के बहुत सारे डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ये डिजीज़ कंडीशंस आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके बाद आपको बात एक समझनी है जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है, इस लाइन को आप ऐसे लिखेंगे कि जो हमारी मॉनिटरिंग मशीन है, जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, वो क्या करता है कि साउंड प्रोड्यूस करता है। जो हमारी मॉनिटरिंग मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जो हमारी मशीन है, वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। और कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, पिप पिप पी। मॉनिटरिंग मशीन produces sound that is pip pip p। जब भी आप हॉस्पिटल में किसी को विजिट करने जाते हो तो अब आपने ये साउंड सुनी होगी। ये एक ईसीजी की साउंड है, जो मशीन है, मॉनिटरिंग मशीन है ईसीजी के लिए, उसकी साउंड है। और जब ये साउंड सुनती है मीन्स पेशेंट गोज इनटू, जब ये बंद हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है और पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। और लाइन कैसे हो जाती है ईसीजी की, बिकम्स स्ट्रेट। ये था हमारा कार्डियक साइकिल और ईसीजी। फिर आपको मैंने एक जनरल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये पेपर में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जैसे ये हमारा कार्डियक साइकिल है, ठीक है,
और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट साउंड है दैट इज लब, जो हमारे वेंट एवी वॉल्व पे क्लोज होने पे आती है। और सेकंड साउंड जो हमारा है हार्ट का दैट इज डब, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने पे आता है। तो आपने ये अगर आपसे पूछें टाइम डिफरेंस बिटवीन लब एंड डब, तो लब और डब के बीच में जब आपने डिफरेंस देखना है, दिस इज लब एंड दिस इज डब, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया 0.3 सेकेंड्स का इजी। ठीक है, ये हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। अगर आपसे यही पूछ लें कि डब एंड लब टाइम डिफरेंस, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लब एंड डब में अगर 0.3 सेकेंड्स का डिफरेंस है तो डब एंड लब में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। तो बच्चे ये ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट है आप बिल्कुल क्लॉकवाइज मूव करेंगे। यहाँ पर है डब, यहाँ पर है डब और यहाँ पर है लब, मीन्स ये वाला और ये वाला टाइम प्लस होगा 0.4 प्लस 0.1, तो 0.5 सेकेंड्स का डिफरेंस है लब एंड डब में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कभी कभी ये पूछते हैं आपसे कि अगर एट्रियल सिस्टोल हमें पता है कि 0.1 सेकेंड्स का है कार्डियक साइकिल में, तो अगर आपसे बच्चे पूछते हैं कि एट्रियल डायास्टोल कितने टाइम का है, तो आपने घबराना नहीं है कि ये तो हमने किया ही नहीं, हमने तो सर्कल में एट्रियल डायास्टोल बनाया ही नहीं है। तो आपने याद रखना है कि जितने टाइम में एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड्स में है, मीन्स एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 0.1 सेकेंड। अगर वो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मीन्स 0.8 सेकेंड में 0.1 सेकेंड इज फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जो बाकी बचा टाइम है दैट इज एट्रियल डायास्टोल। तो इजीली आ जाएगा 0.8 माइनस 0.1 दैट इज 0.7 सेकेंड्स। ये है हमारा आज का टॉपिक ईसीजी कार्डियक साइकिल। ये आपको सब अब अच्छे से पता है। जो कार्डियक साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं।